दोस्तों हम एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख रहे हैं जो कि आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है 2022 के लिए। इससे पहले हमने इंग्लिश का, हिंदी का और फिजिक्स का आपका सॉल्यूशन दे दिया है। उनको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक से लेकर लास्ट 19 जो प्रश्न हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे इसमें। और जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम है, ना के बराबर न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखी है इसमें। और थ्योरी भी बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा पेपर है ये। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हमने बना दिए हैं और बाकी जो है बनाए जा रहे हैं। आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस के भी बनाए जाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये कैसा ठोस है सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ये सहयोजी ठोस है, सहसंयोजी ठोस है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की सांद्रता पे वो निर्भर करता है। ध्यान रखना है कि आप पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं इसी वीडियो के दौरान बताऊंगा, उसको नोट करने के लिए आप कम से कम इस वीडियो को ध्यान से सावधानी से देखें भी और सुने भी, नहीं तो बाद में ऐसा पता चलेगा कि पासवर्ड निकल गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, हार्डी सुल्ज का नियम जो है संबंधित है वो किससे है। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ा है तो स्कंदन से है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, साधारण ताप पर अमोनिया जो है कैसा होता है। तो साधारण ताप पे वो गैस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपसे, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी अपना अर्धवार्षिक प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स और जब वार्षिक परीक्षाएं हो जाएंगे उनके पेपर्स इसी तरह से सॉल्यूशंस के लिए जो आप चाहिए आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, केवल और केवल साफ फोटो या पीडीएफ बना के अपने क्वेश्चन पेपर को भेजेंगे तो आपके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। मॉडल पेपर्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे मुझे मॉडल पेपर सेंड कर रहे हैं, जबकि मैं पूरी दुनिया को बताता हूँ कि मॉडल पेपर आपका सॉल्व कर रहा हूँ। तो मॉडल पेपर तो वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, तो उसको आपको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके पेपर्स हो रहे हैं वो वेबसाइट पे नहीं होती हैं, वो आप डाल सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने 2022 के मॉडल पेपर्स और अर्धवार्षिक पेपर जो भी हैं हमारे पास आ रहे हैं उनको सभी के सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देख लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाएं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया जाएगा। बस थोड़ा सा समय लग सकता है। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट है इसमें पूछा गया, PMMA का पूरा नाम बताना है। तो पॉलीमेथिल, ये मेथे क्रिलेट होता है। ठीक है, तो ये आपका एक ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है PVC एकलक जो है ये कैसा है, तो विनाइल क्लोराइड जो है ये PVC एकलक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। वेरोनल और सेकोनल उदाहरण हैं किसके हैं, ये प्रशांतक के उदाहरण है। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसके बाद में आप नीचे चलेंगे तो हम देखते हैं और भी दूसरे क्वेश्चंस जो हैं उनको देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं वो देख सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड में वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा शांति रखना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, तो अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी होती है, सभी को पता है, छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। 2 होती है। झाग पलवन विधि जो है ये सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद में तीसरा है, SO2 द्वारा विरंजन खालिस्तान क्रिया द्वारा होती है, तो अपचयन क्रिया द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। और फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाला यौगिक जो है वो यूरोट्रोपिन कहलाता है और उसका फॉर्मूला CH2 6N4 होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी वो यौगिक का फॉर्मूला पूछ ले तो आपको याद ना हो और आप यूरोट्रोपिन जो है आप याद करके चले जाओ, तो ये गलत है। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया जो है हॉफमैन ब्रॉडमैन की है, सभी को पता होगा, तो यहाँ हॉफमैन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। उसके बाद में खालिस्तान प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो प्रति अम्ल के उदाहरण आपको देने हैं, तो कोई भी एक दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दो दो लिखे हैं। रेंटिडीन है और आपका सैम्टिडीन है, जो भी आपको यूज़फुल मतलब आपको याद रह सकता है कर सकते हैं, लेकिन दोनों नाम सेम टू सेम है, बस आगे की चीज़ें चेंज करनी है, तो आप दोनों याद कर लीजिए, बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिलअप से आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं, ऊपर से जो चीज़ मैंने बताई है इसी को आप देख करके भर लेंगे, क्योंकि समय कम है, नहीं तो मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा सा समय की दिक्कत है। अगर समय मिला तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियों को मैच करना है।
सारे के सारे जोड़ियाँ मैंने मैच कर दिए, फिर भी मैं आपको एक बार कर देता हूँ। CaF2 को मैच करना था आपको, जो कि ये आयनिक यौगिक होता है 5वें नंबर से, आप इसको मैच कर देंगे। स्वर्ण जो संख्या है ये स्कंदन शक्ति के लिए है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। उसके बाद में मैकेलाइट को आपको CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस से मैच कर देना है सेकंड ऑप्शन से। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है क्लोरीन, तो तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस जो है होती है क्लोरीन की, वो काफ़ी तेज होती है। और उसके बाद में प्रोटीन जो है आप इसको मैच करेंगे तो ये अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक बहुलक जो है वो सेल्यूलोज है, और उसके बाद में लास्ट आपका एस्प्रिन जो है ये एक एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण आपको बताना है। तो दो तरह के ठोस होते हैं, दोनों में से जो भी आप उदाहरण बताएं, इसमें क्योंकि आपको उदाहरण पूछा है, ये पूछा नहीं है कि कितने बताने हैं, तो आप एक लिखो दो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो HCl और SO2 दोनों ही ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है, आप लिख देंगे। क्वांटम दक्षता का जो सूत्र है वो फाई बराबर दिए गए फाई से डिनोट करते हैं हम क्वांटम दक्षता को, और इसको हम जब डिनोट करते हैं तो दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे में उसी समय में अवशोषित होने वाले क्वांटमों की संख्या जो है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको आप राइट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर लें। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। हाँ, एक पहला पासवर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए। मैं पहला पासवर्ड जो है आपका 38 है। ठीक है, 38, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ बता रहा हूँ इसको नोट कर ले। 38 जो PDF का पहला पासवर्ड है, 3 बार पासवर्ड बताऊँगा, तीनों को साथ में लिख देना। 38 के बाद जो बताऊँगा उसको डाल देना, फिर उसके बाद में एक साथ में डालना है आप सभी को। तो ये 38 जो है आपका पासवर्ड है, ध्यान रखना है आपको। 38 इज द पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र जो है, यहाँ पर सामान्य में थोड़ा सा ये आपका है, कौन सा सामान्य सूत्र होता है, ये होता है आपका NH2NP126। ठीक है, ये आपका सामान्य सूत्र होता है, जो कि आपका जनरल फॉर्मूला होता है कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज करना। इसके बाद में K4FeCN6 का आयुपैक नाम बताना है। तो इसका होता है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए संरचना ऐसी होती है, बेंजीन रिंग बनाएंगे उसके ऊपर OH लग जाता है, और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो ये रखेंगे याद, फॉर्मूला होता है इसका C6H6O। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मस्टर्ड आयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, एल्कील आइसोथायोसाइनेट होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाए। क्लियर हुआ आपको, ये आपके वन वर्ड या फिर वन एक वाक्य में उत्तर जो देने थे वो हो गए हमारी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PDF का पासवर्ड मैं बता चुका हूँ एक, अब नेक्स्ट जो बताऊंगा वो आप उसके लिए तैयार रहिए। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो धनात्मक का भी है, ऋणात्मक का, और ऑप्शन में दोनों में पूछा है। तो धनात्मक के वहाँ आप लिख सकते हैं एथेनॉल और एसीटोन। ठीक है, ये दोनों का दोनों विलयन जो होते हैं ये धनात्मक में आते हैं। और ऋणात्मक में अगर आप लिखना चाहें तो एसीटोन, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं इसमें एनिलीन का विलयन। ठीक है, इन दोनों का विलयन साथ में रहेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप धनात्मक में करें तो एथेनॉल और एसीटोन दोनों को मिला करके जो विलयन करोगे वो धनात्मक हो जाएगा। एसीटोन के साथ एलिनिन मिला दोगे तो ऋणात्मक विलयन हो जाएगा। ठीक है, और जल व HCl का विलयन भी होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोनों के आंसर मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में कोई दो अंतर बताने हैं, या फिर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको अंतर बताना है। तो हम यहाँ पर आपका द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड का अंतर बता रहे हैं। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट ही अथवा वाला नहीं है, ये मेन पार्ट है। यहाँ पर आप बता सकते हैं आराम से, बहुत ही मतलब मैं बोल रहा हूँ आपका केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको स्पेशली समझाऊँ कि आपको समझ में ही नहीं आए। बस थ्योरी है, और जो केमिस्ट्री में थ्योरी होती है उसको उसी फॉर्म में याद करना पड़ता है। कौन किससे रिएक्शन करेगा, कौन किससे ऋणायन लेगा, कौन किसको धनायन देगा, बस यही चीज़ें होती हैं। बस आपको वही लैंग्वेज जो है आपको याद करनी होगी। तो यहाँ पर द्रव्य स्नेही और द्रव्य जो आपका विरोधी दोनों कोलाइड जो है आपको बताए हैं। यहाँ पे द्रव्य स्नेही जो है स्थायी होते हैं, और द्रव्य विरोधी जो है अस्थायी होते हैं। उसके अलावा आप और भी बता सकते हैं, ये जो द्रव्य स्नेही अवक्षेपित नहीं होते हैं, जबकि जो विरोधी होते हैं वो
शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाते हैं। इस तरह से है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है किसी एक पे होता है, किसी पे नहीं होता है। तो इस तरह से 5 मैंने बताए हैं, इसने केवल 2 पूछे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी जो आपको आसान होता है उसमें से 3 कम से कम याद रखें, 3 से 4 हमेशा याद रखें, ताकि एक आधा गलती से भूल जाए तो क्वेश्चन आपका छूटे। 7वां क्वेश्चन है, क्लोरीन द्वारा, यहाँ फलो लिखा है, ये गलत है, मिस्टेक है, इसमें फूलो होता है। क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन अस्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा स्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है। क्यों? यानी कि क्लोरीन का जब हम विरंजन करते हैं किसी फूल पे, तो क्लोरीन जब उसका रंग हटा देता है तो वो रंग वापिस नहीं आता, ठीक है? इसका मतलब कहने का क्वेश्चन ये है। और SO2 से अगर हम उसकी क्रिया करा करके रंग हटाते हैं, तो कुछ समय बाद में उस फूल पे वापिस वो रंग आ जाएगा, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। इसके अलावा आपसे यहाँ क्या पूछा गया, साधारण ताप पर H2O द्रव्य है, जबकि H2S गैस है। यानी कि कमरे पे ताप पर जो है इन दोनों में से एक द्रव्य है और दूसरा एक गैस है। तो ये क्यों है? ऑक्सीजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण यह कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, जबकि H2S में सल्फर के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं। इस कारण इन अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल्व का बल कार्य करता है, फोर्स कार्य करता है। इस कारण कक्ष के तापमान यानी कि कमरे के तापमान पर H2S गैस होती है, ठीक है? ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अम्लराज क्या है, इसका उपयोग क्या होता है? सभी को पता है, एक्वा रेजियो को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज का रासायनिक नाम जो है एक्वा रेजिया है, और जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है, और धातुओं को गलाने के गुणों के कारण करना इसे अ, हम इसको अल्केमिस्ट भी कहते हैं, ठीक है? इसका जो धातुओं के गलाने का गुण है, इसके कारण हम इसको अल्केमिस्ट भी कहते हैं, और इसके नाम से ये जाना जाता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, 2 चीज़ों का मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, और ये धातुओं को गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी धातुएँ गला देता है, लेकिन इससे कॉस्टली मटेरियल गलाए जाते हैं। साफ-सफाई के लिए जब आपका चांदी या सोना जो भी मटेरियल है, उस पे अगर गंदगी या कालिक चढ़ जाती है, कोरोसिव हो जाते हैं, तो उनको इसी से साफ़ किया जाता है। बहुत ही तरीके से और बहुत ही कंसंट्रेटेड लिमिट में लेना पड़ता है इसको। इसका उपयोग क्या है? अम्लराज का उपयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका EDTA का पूरा नाम बताना है और इसकी संरचना सूत्र लिखनी है, या फिर EAN का नाम आपको बताना है और उसका सूत्र लिखना है। दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। मैंने यहाँ पे EDTA का नाम लिख दिया है, साथ ही साथ इसकी संरचना, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बनता है। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो आप स्ट्रक्चर बना देंगे, और जो सूत्र है वो सूत्र कुछ इस तरह का होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से ही आप राइट हैं। अगर आप ये और ये दोनों में से कोई एक भी बना देते हैं तो आप राइट हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका संरचना है और ये इसका सूत्र है, ठीक है? और ये इसका नाम है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कि यहाँ पर जो निम्नलिखित के क्षारीयता क्रम को निर्धारित करना है आपको, ठीक है? इसमें से कौन क्षारीय होगा, कौन प्रबल होगा, उसके हिसाब से आपको बेसिसिटी इसका फॉलोइंग सीक्वेंस का आपको बताना है। या और ऑप्शन में C3H9N के कोई 2 समानवीय यौगिकों एवं सूत्र लिखने हैं। तो यौगिक के सूत्र आपको, यौगिक के नाम और सूत्र लिखने हैं। तो देखिए, मतलब सूत्र का मतलब है स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पर जो यौगिक के नाम है, N प्रोपाइल अमाइन बनता है, दूसरा है आइसोप्रोपाइल अमाइन बनेगा, इथाइल मिथाइल अमाइन बनेगा, और एक ट्राईमिथाइल अमाइन बनेगा। 3-4 तरह के ये इसके समअवयवी यानी कि आइसोमर्स बनते हैं, C3H9 और N के, ठीक है? इसके 4 तरह के ये बनते हैं, और चारों मैंने यहाँ बना दिए हैं। और चारों के सूत्र जो है इस तरह से आप स्ट्रक्चर के रूप में भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी को मिला के भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट इनको भी लिख सकते हैं। तो ये 4 जो है आपको याद रखने होंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया जीटर आयन की संरचना जो है आपको लिखनी है, जो बस बहुत सिंपल होती है इसकी, जीटर आयन की संरचना और प्रोटीन का जो विकृतीकरण जो है उसको आपको लिखना है। तो दोनों में से कोई भी एक करना है। तो जीटर आयन जो है इसका हमने यहाँ पर संरचना बना दिया है। यहाँ पर ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये NH3 जो अमोनिया है ये पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो इसको आपको देख लेना है। ये प्लस, ठीक है? यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। बस यही आपका फॉर्मूला होता है, संरचना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी के एक एक उदाहरण आपको देने हैं, अथवा मैं इसमें पूरा पीड़ाहारी या सल्फा औषधि का एक एक उदाहरण आपको देना है। पीड़ाहारी में आपका एस्प्रिन और मार्फिन आता है, दोनों ही पीड़ाहारी हैं,
ठीक है, आपको दर्द से छुटकारा देते हैं। और सल्फ़ा जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम सल्फ़ा, मतलब होता है आपका एंटीबायोटिक, तो एंटी एलर्जिक बोल सकते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग जो है सल्फ़ा है आपका। और ये आपका सल्फ़ा डाइज़ीन हो सकता है और सल्फ़ा पिरिडीन हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी आप नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पे 2 पूछा है तो 2 उदाहरण देंगे, 1 पूछा है तो 1 देंगे। बाकी हमें याद रखने हैं तो मैक्सिमम याद रखने हैं, ताकि भूलें भी तो कोई एक भूलें तो दूसरा याद रहे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपका 13 नंबर में दिया गया है, 1 की बजाय 2 गया है और ऑप्शन में भी है। तो आप चाहे ये करें चाहे वो करें, कोई भी, और मैं सबसे आसान आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा आपको बतानी है, और 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। तो यूरिया के अणुभार की गणना करनी है, और जल के लिए आपको केबी का वैल्यू दे रखा है, केल्विन केजी प्रति मोल जो है ये 0.52। ठीक है, तो बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसका और पार्ट है, आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास मॉडल पेपर भी होगा। सबसे पहले इसमें क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा बतानी है। तो ये क्या होता है, किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक बढ़ जाने की प्रतिक्रिया जो है क्वथनांक उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाती है। यह तब होता है जब कोई अवाष्पशील विलय जैसे कि नमक किसी शुद्ध विलायक जैसे कि जल में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सारा डाटा हमें दे रखा है, 12.5 है, 170 है, 0.63 है और 0.52 है। चारों डाटाओं को लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। डब्ल्यू ए दिया है 170 ग्राम, डब्ल्यू बी हमारे पास 12.5 ग्राम है, हमारे पास डेल टी वी दे रखा है 0.63 केल्विन, और के बी जो हमारे को वाटर का दे रखा है वो दे रखा है आपका 0.52। ये सारी चीज़ें हमारे को, 4 चीज़ें दे रखी हैं। सूत्र हमें पता होता है एमबी का, यहाँ पे सूत्र इसका जरूर याद रखें, सूत्र हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फाइनली आंसर निकालना है। तो मोलिकुलर मास जो होता है सॉल्यूट का, उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास है इन सभी को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स तो इतनी आती है, तीसरी लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट पासवर्ड है यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट पासवर्ड जो है आपका 60। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पासवर्ड जो बताया था वो ऊपर बता दिया था, अभी मैंने पासवर्ड जो है अब यहाँ बताया। ध्यान रखना है, आप वीडियो को स्किप ना करें, आपसे पासवर्ड मिस हो जाएगा। तो पासवर्ड केवल नोट कर लें, बाद में पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ आपको आंसर के साथ में मिल जाएगा। तो आपका दूसरा जो पासवर्ड है ये 60 है, और लास्ट में अंतिम पासवर्ड मैं बताने वाला हूँ, उसको नोट करने के लिए तैयार रहिए। तो ये 60 पासवर्ड है, दोबारा बोल रहा हूँ, 3 बार बोल रहा हूँ, ताकि आप वीडियो में से अगर आगे भाग गए होंगे तो दोबारा आपको देखने का मौका मतलब जरूरत ना पड़े। 60 है सेकंड पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे। अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर। तो मैंने अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में 3 की जगह 5 अंतर, 4 अंतर लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई सा भी याद कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक आमने सामने लिखा है। यहाँ पर है इकाई समय में क्रिया कारक जो है कि सांद्रण में कमी या उत्पादन के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करता है ये, और ये दर समीकरण का समानुपातिक स्थिरांक होता है। ठीक है, यहाँ पर स्थिरांक का मान जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है इस वाले में, और इसमें निर्भर करता है। ठीक है, उसके अलावा साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर रहता है, यानी आगे पीछे की, और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका थर्ड फोर्थ पार्ट है, इसमें है जो इकाई है वो आप इकाई के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है ना, इकाई भी आप लिख सकते हैं, इकाई से आप समझा सकते हैं कि इसकी इकाई ये होती है, उसकी इकाई ये होती है। इसके बाद में 15 जो क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद की विक्टर मेयर विधि आपको लिखनी है। ठीक है, या फिर आप और ऑप्शन में कर सकते हैं, पिक्रिक अम्ल, एनिलीन और बेंजोक्विनोन को आपको प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, या तो ये रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं। तो विक्टर मेयर परीक्षण में तीनों अल्कोहल जो हमारे क्रिया करके सर्वप्रथम लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराने पर क्रमानुसार हमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो है ये अल्कोहल मिलते हैं, जिन्हें सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया द्वारा उनके नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित करते हैं। इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया द्वारा प्राप्त उत्पादों का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया पर विभिन्न रंगों के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसलिए इस परीक्षण का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। और यहाँ पे तीनों चीज़ मैंने बताई हैं। पहला जो उत्पाद आपका प्राथमिक अल्कोहल जो देगा वो लाल रंग में आएगा। ठीक है, ये रहा उसकी समीकरण, याद रखना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, रट लेना, जैसे भी करना है। ठीक है, दूसरा जो है द्वितीयक अल्कोहल में आपका रंग जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा, वो ये रहा समीकरण रिएक्शन के साथ में। और इसके बाद में तीसरा में जो है रंगहीन होगा, जिसमें कोई रंग नहीं होगा, वो है तृतीयक अल्कोहल आपका, जो कि ये रहा उसका समीकरण। ठीक है, तो ये आपके तीनों समीकरण, और इस अभिक्रिया में हमें क्या करना होता है विक्टर मेयर में ये भी बता दिया है। तो बस आप इतना लिखेंगे, आपको पूरा आंसर का नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में
16 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो रजत दर्पण परीक्षण और एल्डोल संघनन बताना है, या फिर आप बता सकते हैं एस्टीकरण और बिकार्बोलिसकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं। तो हम मैंने यहाँ पे आपका एस्टीकरण बताया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी एल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करके एस्टर प्राप्त किया जाता है, एस्टीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि एस्टीकरण करना मतलब एस्टर प्राप्त करना। ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पर जो है इसका अथवा में भी है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल और कार्बनिक अम्लों के बीच की अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर बनाने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये भी सिंपल है एक वर्ड में है। इसका उदाहरण आपको जरूर देना है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण लिखने की बात हो रही है, तो समीकरण हम जरूर लिखेंगे। तो समीकरण ये रहा इसका, सांद्र H2SO4 की साथ में हम इसकी क्रिया कराते हैं, उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, और हमारे पास जो है इसका एस्टीकरण यानी कि आपका एस्टर बन जाता है। ठीक है, साथ में आपका वाटर रिलीज होगा। तो ये इसकी अभिक्रिया हो गई। इसी में दूसरा पूछा गया है डीकार्बोक्सिलेशन, जो आपको बताना है। ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है क्या है कि CO2 का हटना है, जो डीकार्बोलेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब एथेनॉइक अम्ल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम एथेनोएट को सोडा लाइम, यहाँ पे लाइम है, ये लाइम यानी कि 3 भाग NOH और तथा 1 भाग CaO के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन गैस बनती है। और ये जो है आपका, इसमें CO2 रिमूव हो जाता है। यानी इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को किस लिए हम कहते हैं बिकार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि इसमें अम्ल के अणु से CO2 का अणु हट जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप इस तरह से लिख देंगे, तो ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन में आपको केवल केवल आपको इसको डिफाइन कर देना है और साथ में इसकी समीकरण लिख देनी है, रिएक्शन लिख देनी है, कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो 2 क्लोरोब्यूटेन या फिर जो भी है, इनके आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रासायनिक समीकरण सहित आपको वुड्सवर्थ अभिक्रिया और हुंस-डीकर अभिक्रिया दो, इनको आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वुड्सवर्थ वाला। तो चलिए, सबसे पहले वुड्सवर्थ की बहुत आसान है, इसलिए वुडवर्थ और इम्पोर्टेंट भी है। 2000 कई बार ये रिपीट हुआ, लास्ट ईयर में मैंने देखा इस पेपर्स को। तो वुडवर्थ अभिक्रिया है, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथरीय विलयन में क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यह एक वुडवर्थ अभिक्रिया कहलाती है, और जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा, और साथ में आपका जो कि पूरा का पूरा ये ब्यूटेन जो RR की फॉर्म में मिलता है, तो ये हमारे को बनाना होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका बुटर्स अभिक्रिया हो गई। अब हम आते हैं इसका एक और हुंसडीकर अभिक्रिया जो हमें बताना है। तो हुंसडीकर अभिक्रिया में आपका क्या, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कील क्लोराइड और ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंसीकर अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ये दे सकते हैं, यहाँ पे दो दो उदाहरण दिए हैं आप दो। ठीक है, ये हो गया आपका, एक में आपको एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा और एक में आपको एथिल ब्रोमाइड मिल, दोनों ही रिएक्शंस हमने बताई और दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो दोनों के नाम हम समझा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लिखना भी होगा और रिएक्शन भी। 18 नंबर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम। इसमें पूछा विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र और इकाई आपको लिखनी है। अथवा में आप कोलराश के नियम को लिखते हुए कोई दो अनुप्रयोग आप बताएंगे। कोलराश का नियम मैंने यहाँ बता दिया, कोलराश का नियम क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। इसमें क्या है कि आपका जो भी विलेन है उसकी तल्यनता का मान जो लैम्डा अल्फा टू एम है, ये विद्युत अपघटय के धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं जो लैम्डा माइनस एम और लैम्डा प्लस एम के योग के बराबर होता है, उसे ही कोलराउश का नियम कहते हैं। ठीक है, ये है आपका कोलराउश का नियम। इसके बाद में हम चाहें तो एग्जाम्पल देने के रूप में देख सकते हैं। अब लेमडा एम है तो लेमडा एम प्लस एक आयन होगा और धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। केवल ये लिख देंगे तो भी चलेगा, या फिर आप ये लिख देंगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। जो आप याद कर सकते हैं, आपकी बस की बात हो वो याद करिए। ठीक है, और कोलराउश के नियम के उदाहरण अगर पूछता, मैंने उदाहरण इसमें नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में उदाहरण नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको अनुप्रयोग भी दूंगा और उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आप गलती से भी कोई उदाहरण पूछ ले तो आप भूले ना और आपको नंबर पूरे मिल जाए। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, इसमें आपका HCl है, NaCl है, KNO3 है और CH3COH। ठीक है, इन सभी के लिए प्लस माइनस आपको शो कर देना, बस कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें देखिए H आपका प्लस होता है,
क्लोरीन नेगेटिव होता है, ये दिखाना। इसमें NaCl, अभी यहाँ पे देखा आपने Cl यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो obvious सी बात है Cl हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, तो Cl नेगेटिव होता है। और सोडियम जो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से KNO3 की बात करें, इसमें K पॉजिटिव होता है, NO जो है नेगेटिव होता है। इसी तरह से आपका जो CH3 है, जो ये आप इसमें आपका C और OOH जो है, इसमें आपको H छोड़ करके बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ईजी है, ऐसे देखने में अटपटा सा लगता है, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और कोलराउस के नियम के उपयोग आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या क्या काम आता है ये। दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्बल विद्युत अपघटय की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। और दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे अनुप्रयोग या उपयोग हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग हमें लिखने थे। अब आगे जो है इसका, और हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है 19 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र और कोई 4 उपयोग आपको समझाने हैं। तो चलिए हम इसके देख लेते हैं। और या फिर आप इसी का जस्ट अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र या कोई 4 उपयोग, दोनों में से कोई भी एक करना था। संक्रमण तत्व के नाम आप जानते हैं, बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो संक्रमण तत्व वो तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष या तो परमाणु अवस्था में या आयोनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में इसका सामान्य सूत्र जो होता है n-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है, ठीक है। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। इसके उपयोग की बात करें तो यहाँ पे 4 उपयोग की बात हुई थी। हम कई सारे उपयोग बना देंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ भूलें, एक भी पॉइंट भूलें तो हमारे को याद बाकी रह जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उत्पादन में V2O5 इंटू SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है, ये इसका उपयोग है। अच्छा, AlCH3 का होल ट्राइस युक्त में TiCl जो होता है आपका, इसमें तिस्लगर उत्प्रेरकों का आधार है ये, जिसका उपयोग पॉलीथीन की उत्पाद में किया जाता है। उसके बाद में हाबर विधि में N2 और H2 के मिश्रण से अमोनिया प्राप्त करने के लिए आयनों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तेल और वसा के हाइड्रोजन नन में निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एथाइन के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने के लिए वाकर प्रक्रम में PbCl उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निकेल के संकुलों और एल्काइनों तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन के बहुलीकरण में उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं, इतने उपयोग हैं। आपके जो स्टील के बर्तन जो होते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, लोहे से जो स्टील बनता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत चमकीले होते हैं ये, इनका क्वथनांक है वो बहुत हाई होता है। बहुत कुछ इनका बहुत स्पेशल टाइप की ये जो है आपका संक्रामक तत्व होते हैं। इनकी एक अपनी है, अपनी ही खासियत है, अपनी ही एक बात है, ठीक है। तो ये उपयोग है। और आशा करूँगा कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आपके सॉल्यूशंस कंप्लीट मिले जा रहे हैं यहाँ पे। और आशा करूँगा कि आपने अभी तक शेयर जरूर कर दी। चैनल का नाम आपको अच्छी तरह से पता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स इस नंबर पे भेज सकते हैं। मैंने जैसे बताया, आपके हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स सॉल्व कर दिए गए हैं, और आने वाले समय में आपके बायो और मैथमेटिक्स इनको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो जो पेपर्स मिल रहे हैं उनको पढ़िए, बहुत तरीके से तैयारी करिए। बोर्ड ने मॉडल पेपर बड़ी मेहनत से जारी किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मॉडल पेपर का कोई तो औचित्य होगा, कुछ तो होगा। और नहीं होगा या होगा वो तो आपके स्कूल टीचर भी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा PDF का जो फाइनल आंसर आपको जो मेरे को बताना था पासवर्ड, वो है 68, ठीक है। तो ये फाइनल पासवर्ड जो है, 3 स्टेप में मैंने पासवर्ड बताया, ये आपका पासवर्ड जो है लास्ट में 68 डालना है आपको। तो 3 स्टेप में मैंने पासवर्ड बताया है आपको, ये 68 है। इससे पहले मैंने आपको पासवर्ड बताया था एक स्टेप में, और उससे पहले 3 बार में 3 पासवर्ड बताए हैं, और तीनों मतलब 2-2 अंकों के पासवर्ड है, तीनों को मिला करके एक साथ डाल देना। तो आपका आराम से पूरा का पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा और सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।